असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। भारत की ऋषि संस्कृति में ऋग्वेद से चला आया योग का विज्ञान, जिससे हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों ने दिया हमारी समस्त समस्याओं का प्रकृति से हमें समाधान। योग में दो तरह की विधियां हैं। एक को बोलते हैं आसन और दूसरी को बोलते हैं प्राणायाम। आसन हमारे हार्डवेयर को अच्छा बनाने में मदद करते हैं, जबकि प्राणायाम हमारे सॉफ्टवेयर को ठीक करते हैं। सॉफ्टवेयर अर्थात हमारे भीतर के सिस्टम को ठीक करते हैं। तो हमारे हार्डवेयर तो ठीक है, बल्कि ज्यादा भारी भरकम हो गए हैं। तो हमें अपने शरीर के सॉफ्टवेयर को ठीक करना है, भीतर के सिस्टम को ठीक करना है। सिस्टम माने रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस और एंडोक्राइन सिस्टम को ठीक करना है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं 10% आसन और 90% प्राणायाम, 10% व्यायाम और 90% प्राणायाम। इससे मिलेगा आपको संपूर्ण स्वास्थ्य, संपूर्ण आरोग्य आपके भीतर से। तो चलो सिखाते हैं आपको प्राणायाम। प्राणायाम में 4 चीजें महत्वपूर्ण हैं: विधि, समय, संकल्प, सिद्धि। मेथड, टाइमिंग, कमिटमेंट्स एंड आफ्टर देन बेनिफिट्स। यदि आपका मेथड ठीक है, आपका टाइमिंग प्रॉपर है, आपके कमिटमेंट्स 100% है, तो आपको बेनिफिट 100% होने ही वाला है। बस थोड़ी सी प्राणायाम में होती हैं सावधानियां। जिन्होंने ऑपरेशन करवाया है वे ऑपरेशन के 4 महीने बाद ही करें कपालभाति प्राणायाम। चाहे पेट का ऑपरेशन हो, यूट्रस का ऑपरेशन हो, किडनी का ऑपरेशन हो, गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हो या हार्ट का ऑपरेशन हो, कोई भी पेट का ऑपरेशन करवाया है तो 4 महीने बाद कपालभाति प्राणायाम करें। हाँ, अनुलोम विलोम तो चौथे ही दिन कर सकते हैं। खास सावधानी, प्रेग्नेंट लेडीज कपालभाति, बाह्य और अग्निसार क्रियाएं न करें। प्रेग्नेंट लेडीज, गर्भवती माताएं बहनें कपालभाति, बाह्य प्राणायाम और अग्निसार क्रियाएं न करें। बच्चे और बूढ़े सभी समान रूप से कर सकते हैं प्राणायाम। 3 साल का बच्चा प्राणायाम करना प्रारंभ कर सकता है और अंतिम सांस तक प्राणायाम किया जा सकता है। खास बात, प्राणायाम सुबह खाली पेट किया जाता है या शाम को खाने के 5 घंटे बाद किया जाता है। यदि ज्वर आदि हो तो प्राणायाम, अनुलोम विलोम आदि धीरे धीरे ही करने चाहिए। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनका बीपी हाई है, जिनको कमर में दर्द है, जो बहुत कमजोर हैं, उनको प्राणायाम धीरे धीरे करने चाहिए। ये थी कुछ खास सावधानियां। आसनों में भी ऐसी सावधानियां होती हैं। जिनको कमर में दर्द रहता है उनको आगे नहीं झुकना चाहिए, जिनको हर्निया है उनको पीछे नहीं झुकना चाहिए। ये 2 आसनों के वक्त रखनी होती हैं खास सावधानियां। यदि नहीं रखते हैं सावधानियां तो होंगी हानियां। खैर, अब आते हैं प्राणायाम पर। प्राणायाम में विधि, और विधि एक एक प्राणायाम की ठीक से होनी चाहिए। भस्त्रिका प्राणायाम, सांसों को भीतर गहरा भरते हैं और बाहर छोड़ते हैं। डायफ्रागमेटिक डीप ब्रीदिंग, नॉट एब्डोमेन ब्रीदिंग। पेट से सांस नहीं लेना, ऐसे नहीं करना, यह गलत हो जाएगा। भगवान ने पेट बनाया भोजन करने के लिए, इसलिए दाल रोटी सब्जी सीधी सीधी पेट में ही जाती है। फेफड़े बनाए परमात्मा ने श्वास लेने के लिए, इसलिए फेफड़ों में श्वास भरो, बाहर छोड़ो। हमें ऐसा लगता है कि इसमें पेट फूल रहा है, जबकि ये फेफड़ों और पेट के बीच में जो डायफ्राम होता है ये इसमें फूलता है।
इंसान को ऐसा लग रहा है कि पेट फूल रहा है। हकीकत यह होती है कि जब हम फेफड़ों में सांस भीतर गहरा भरते हैं तो ये डायफ्राम फूलता है। खैर, विधि डायफ्रामेटिक डीप ब्रीदिंग। एक बार में 2.5 सेकंड में सांस को लेना, 2.5 सेकंड में छोड़ना। जोर से नहीं करना, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना। सिर नहीं हिलाना, कंधे नहीं हिलाना, ये गलत हो जाएगा। हाथ नहीं हिलाना, ना गलत होगा। विधि, मेथड ठीक होना चाहिए, टाइमिंग प्रॉपर होना चाहिए। एक बार का टाइमिंग भस्त्रिका प्राणायाम का 2.5 सेकंड में सांस को लेना, 2.5 सेकंड में छोड़ देना। दोनों हाथ घुटनों पर रख करके एक लय के साथ, एक रिदम के साथ भस्त्रिका करना। हार्ट हाई बीपी की प्रॉब्लम है तो और धीरे कर लेना। ढाई सेकंड में लेना, 2.5 सेकंड में छोड़ना, 5 सेकंड में एक बार। एक राउंड इसका 5 मिनट का होता है एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए। और यदि कोई इनक्योरेबल डिजीज से पीड़ित है, माना कि किसी को कैंसर, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, लंग फाइब्रोसिस है, तो उसके लिए वक्त थोड़ा ज्यादा देना होता है। कपालभाति हम 5 की बजाय फिर 10 मिनट कराते हैं इनक्योरेबल डिजीज में। भस्त्रिका प्राणायाम विधि ठीक हो, टाइमिंग प्रॉपर हो, एक बार का टाइमिंग, उसका टोटल टाइमिंग। बच्चों के लिए 1 से 2 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम पर्याप्त होता है। फिर इसके लाभ, जैसे हम डीप ब्रीदिंग करते हैं तो रेस्पिरेटरी सिस्टम तो हमारा सीधा इससे प्रभावित होता है और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी शरीर की प्रत्येक कोशिका तक जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में नई एनर्जी को जनरेट करता है, सारी एलर्जिक प्रॉब्लम्स को ये मिटाता है। माइग्रेन पेन के लिए, डिप्रेशन के लिए, पार्किंसंस के लिए, अस्थमा के लिए, नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स के लिए, और इसी के साथ साथ सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए, और प्रत्येक शरीर की कोशिका को भीतर तक शक्ति देने के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। और भस्त्रिका प्राणायाम जब करें तब इस भाव के साथ करें, चारों ओर से मैं पवित्रता पा रहा हूं, मुक्त पुरुष बुद्ध पुरुष मुझे आशीष दे रहे हैं, सारी प्रकृति की दैवी शक्तियां मेरे अनुकूल हो रही हैं। इस तरह से पवित्र भावों के साथ आप करना भस्त्रिका प्राणायाम। योग की यह श्रृंखला, भस्त्रिका से प्रारंभ किया हमने योग का ये ज्ञान, आगे भी हम देंगे आपको आपकी समस्याओं का समाधान और ऋषियों का ये ज्ञान का प्रसाद, योग विज्ञान, और इससे मिलेगा आपको जीवन का दान। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति। हमारे ग्रंथों में जड़ी बूटियों के संदर्भ में बहुत ज़्यादा वर्णन है और उन औषधियों में से कुछ औषधियाँ ऐसी हैं कि शास्त्रों में वर्णन होने के बाद में भी हमारे प्रयोगों में कम आई, और दूसरी जो आयुर्वेद से मिलती जुलती पैथियाँ हैं, चाहे वो तिब्बतियन पैथी है चाहे यूनानी पैथी हैं, उनमें वो प्रचलन में आ गई। इसी तरह से जिस पौधे के संदर्भ में अभी हम चर्चा कर रहे हैं, ये तुखमलंगा। तुखमलंगा वह पौधा है जो यूनानी में आज ज़्यादा प्रचलन में है, परंतु चिकित्सा के रूप में हमारे गांव में और देहातों में, और जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, जो नानी और दादी के नुस्खों में यह सम्मिलित पौधा है, जिसको बोलते हैं तुखमलंगा। जब बच्चों को फोड़े फुंसियाँ हो जाती हैं और वो फोड़े फुंसी पक नहीं पाते या बहुत ही दर्द करता है, उस समय पर बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, उस समय यह तुखमलंगा अमृत का काम करता है। पंसारी के यहाँ तुखमलंगे के बीज आपको मिल जाएंगे, वो बीज ला करके उसको थोड़ा पीस करके, जहाँ गुमड़ी है, फोड़ा फुंसी है, आपका वो पक नहीं पा रहा है, उस जगह पर उस बीज को लगा करके थोड़ा रुई बांध करके आप पट्टी बांध देते हैं, तो मात्र 10-15 घंटों के अंदर उसको वो पका देता है। उसका जितना भी जो पस और मवाद है वो सब बाहर निकाल देता है, और पीड़ा तो बांधने के आधा घंटे के बाद ही कम होने शुरू हो जाती है। तो इस तरह से यह चमत्कारिक पौधा है
यह तुख मलंगा। तो किसी भी तरह के फोड़े फुंसी में आप इसका कर सकते हैं प्रयोग। दूसरा इसका प्रयोग जो बहुत ही लाभकारी है वह दर्द के लिए आप इस तुख मलंगे के पत्तों को भी यदि आप पानी में उबाल करके थोड़ा सा सेंधा नमक डाल करके यदि आप करते हैं सिकाई, तो उस सिकाई से आप देखेंगे आपकी जो सूजन है, आपका जो दर्द है, उसमें मिलेगा तुरंत लाभ। तीसरी चीज़, इस तुख मलंगा आप देख रहे हैं, देखने में भी नाम थोड़ा सा अटपटा जरूर है पर देखने में अति सुंदर है। इसको आप अपने घर के आसपास में लगा सकते हैं। इसमें से बहुत ही भीनी भीनी खुशबू आती है। इसकी जो खुशबू है, इसके अंदर से निकलते आती हुई जो सुगंधी है, वह सुगंधी घर के जो टॉक्सिन्स हैं, जो विजातीय तत्व हैं, उनको बाहर निकालने में अत्यंत सक्षम है, बहुत ही कारगर है। जो प्रदूषित जो वायु है उसको घर से बाहर निकाल करके वातावरण को शुद्ध करने में भी तुख मलंगा एक बहुत ही गुणकारी और दिव्य पौधा है। और आपको जान करके बड़ा ही ताज्जुब होगा कि विदेशों में क्योंकि यह पौधा सर्दी में होता है हमारे देश में, और विदेशों में जहाँ ठंड के जो देश हैं उन देशों में यह गर्मी में होता है। और प्रायः जितने भी घर हैं उन घरों के बाहर के लॉन के अंदर यह पौधा आपको निश्चित दिखाई देगा। चाहे आप कनाडा जाएं, चाहे यूके जाएं, चाहे यूएसए जाएं, हमने देखा है उन देशों के अंदर घर की शोभा को बढ़ाने के लिए, घर की पवित्रता के लिए इस पौधे को वो लगाते हैं। तो इससे घर की सुंदरता तो बढ़ेगी ही और आपकी पवित्रता को भी यह पौधा बढ़ाएगा। और इसका बीज और इसकी पत्तियां आपके घर के रोगों का भी शमन करेंगी। तो इस पौधे को ज़रूर आप लगाइए और इसके औषधीय गुणों से आप भरपूर लाभ उठाइए। और हमारे देश में होने वाले इन पौधों के संदर्भ में आप अपनी जागरूकता को बढ़ाइए। और आप देखते रहिए हमारा यह कार्यक्रम योग विज्ञान के अंतर्गत आयुर्वेद अमृत को, जिससे कि आपके जीवन में मिले आपको अमृत और हो आप रोगों से मुक्त। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ॐ शान्ति शांति। प्राचीन काल में जड़ी बूटियों के अंदर गुणवत्ता को देखने के लिए या उसके अंदर दूसरे किसी तरह के जीवाणु या विषाणु से ग्रसित तो नहीं है, उसको देखने के लिए ऋषियों ने हालांकि अपनी विधि के अनुसार कुछ परंपराएं या कुछ उसमें कुछ विधाएं विकसित की थी। उसमें हम ये देखते थे कि जैसे कि उसमें कीड़ा हुआ लगा हुआ तो नहीं है या उसके अंदर किसी तरह से वो सड़ा गला तो नहीं है, क्योंकि पहले प्राचीन काल में लोगों के अंदर एक ज़्यादा विश्वसनीयता इस रूप में थी कि वो एक दूसरे के लिए सहयोग की भावना से हर व्यक्ति एक दूसरे के सहयोग के लिए लगा रहता था। आज क्योंकि आदमी स्वार्थ से परिपूर्ण हो गया है, कहीं पर भी स्वार्थ को पहले रखता है, संवेदनाओं को बाद में रखता है, तो कहीं जो गुणवत्ता है वो स्वार्थ की आंधी में न बह जाए, इसके लिए आज आधुनिक के ढंग से भी दोनों ही बातें हैं। यानी कि एक तो जानबूझ करके हम किसी चीज़ को गड़बड़ करते हैं, गुणवत्ता को ख़त्म करते हैं, या कभी कभी अज्ञानता में भी, क्योंकि आज जड़ी बूटियाँ हमें बहुत सारे स्रोतों से लेना पड़ता है। कुछ जड़ी बूटी मैदानी क्षेत्रों से आती हैं, कुछ जड़ी बूटियाँ हिमालय से आती हैं और कुछ जड़ी बूटियाँ बरसाती क्षेत्रों से आती हैं। तो पूर्व और पश्चिम, उत्तर और दक्षिण जो चारों दिशाओं से जो जड़ी बूटियाँ आती हैं, उन सब जड़ी बूटियों को लेकर के बहुत ज़रूरी होता है कि उसके अंदर किसी तरह के जीवाणु और विषाणु तो नहीं हैं, क्योंकि हम औषधि खिलाते हैं लोगों को रोग मुक्त करने के लिए। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि यदि उसके अंदर कोई बैक्टीरिया हो, किसी तरह से कोई फंगल वगैरह कोई प्रॉब्लम्स हो, तो वो जाकर के लोगों को रोग भी पैदा कर सकता है। तो विविध उपाय प्राचीन काल से ही उसके औषधि के तत्व को समझने के लिए ऋषि लोग करते रहे। तो उस समय पर जो उनके जो मापदंड थे, उस समय के जो परंपरागत रूप से जो उपाय थे, वो अपने आप में काफ़ी कारगर थे। फिर भी उस समय पर जितना आज प्रदूषण है, जितना आज पोल्यूशन है, जितना आज चारों तरफ जो है वातावरण प्रदूषित हो रहा है, इस तरह से पहले प्रदूषण और वातावरण प्रदूषित नहीं था। इसीलिए अभी जहाँ मैं खड़ा हूँ, जिस विषय में आपको बताने जा रहा हूँ, यह हमारा माइक्रोबायोलॉजी का जो डिपार्टमेंट है। तो माइक्रोबायोलॉजी के अंदर तो इसे हम लोग माइक्रोस्कोप से या दूसरे संसाधनों के द्वारा जो छोटे छोटे जो विषाणु हैं, जो बैक्टीरिया हैं, हम उनको देखते हैं, क्योंकि जो हम लोग आयुर्वेद की इस अनुसंधान के कार्य में अनुसंधान के लिए बहुत ज़रूरी
ज़रूरी है कि आप उसकी बहुत गहराई तक जाएं, क्योंकि जो बैक्टीरिया होती हैं, चाहे वो किसी भी पैथी के अंदर हो, किसी भी औषधि के विषय में हो, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि बैक्टीरिया से कहीं आपका रोग बढ़ न जाए। तो इसको समझने के लिए इस अनुसंधान के वृहत कार्य का जो एक छोटा सा स्वरूप मैं आपको दिखाने का या समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। तो जो विशेषतः जो बैक्टीरिया आज पाई जाती हैं, जिनसे इन्फेक्शन हो जाता है बॉडी के अंदर, जो बहुत नुकसान पहुँचाती हैं, जैसे इकोलाई एक बैक्टीरिया है, बहुत ही खतरनाक है। वो इसी तरह से दूसरा स्टेफाइलोकोकस ओरियस है। तो इस तरह के जो बैक्टीरिया हैं वो कहीं द्रव्यों में ना हो, किसी तरह से साल्मोनेरा है, तो इन सबको माइक्रोबायोलॉजी के द्वारा देखा जाता है। उसको ये देखा जाता है उन द्रव्यों के अंदर कि जो जड़ी बूटियाँ आ रही हैं, क्या उसके अंदर कोई वो विषाणु संक्रमित तो नहीं है। ये सब हम अच्छी तरह से देखने के बाद में इसी से आयुर्वेद की रक्षा भी होगी, आयुर्वेद का उत्थान भी होगा, और यही एक अनुसंधान का मील का पत्थर बनेगा, और जिसके द्वारा आयुर्वेद को पूरे विश्व पटल पर हम स्थापित कर पाएंगे। उसको हर बैच पर जो एक बार औषधियाँ आती हैं, उनमें से कुछ औषधियों को निकाल करके इन सब चीज़ों का माइक्रोबायोलॉजी के हिसाब से हम करते हैं परीक्षण। तो ये अनुसंधान का बहुत बृहत, विशाल और विस्तृत क्षेत्र है। तो हम आपको और जानकारी देते रहेंगे। तो निश्चित रूप से बाकी जो जानकारियां हैं आप इसको देखते रहिए। आने वाले जो एपिसोड हैं और जो दूसरे दिन हैं उसमें हम आपको और भी जानकारियां देंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति। अच्छा स्वास्थ्य सब सुखों का आधार है। यदि आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो क्या करेंगे आप व्यापार। यदि आपका शरीर स्वस्थ नहीं है, आपके मन में उत्साह नहीं है, आपके जीवन में पराक्रम नहीं है, शौर्य नहीं है, स्वाभिमान नहीं है, आप यदि बीमार हैं तो एक बीमार व्यक्ति, एक लाचार व्यक्ति जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए आओ अब प्रथम प्राथमिकता अपने स्वास्थ्य को बनाओ। मुझे स्वस्थ रह करके जीना है, मुझे स्वावलंबी होकर के जीना है, मुझे आत्मनिर्भर होकर के जीना है। अब मुझे बैसाखियों के सहारे नहीं चलना और मुझे 24 घंटे में 1 घंटा योग के लिए लगाना है। यदि हम 1 घंटा योग के लिए लगाते हैं तो हमारे 23 घंटे अच्छे से बीत जाते हैं। हम 6-7 घंटा अच्छे से सो पाएंगे, हम 14 से 16 घंटा हम काम कर पाएंगे। और यदि हम 1 घंटा योग करते हैं तो अच्छे से खा पाएंगे। बिना योग के भोग करेंगे तो रोग पैदा हो जाएंगे। इसलिए योग पूर्वक भोग करेंगे तो निरोग रहेंगे। आओ योग को अपनाओ। अब तो अपने आप को ज्यादा उत्पादक बनाओ, सृजनात्मक बनाओ, गुणात्मक बनाओ, सकारात्मक बनाओ। योग करने से आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, मन पवित्र निर्मल रहेगा, आपका आहार भी धीरे धीरे शुद्ध होगा, विचार भी शुद्ध होगा। और आहार की, विचार की, व्यवहार की शुद्धि से आपका जीवन निरामय बन जाएगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। आओ हम भारत के एक स्वस्थ नागरिक बने और स्वस्थ भारत की शुरुआत होगी आपसे, हमसे। हम करेंगे योग और रहेंगे सदा निरोग।